अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। भी आना है। आज हम लोग रेफ्रिजरेटर फायर सेफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है लाहौर में, जहां पर एक ही फैमिली के 10 लोग जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब इस इंसिडेंट को थोड़ा नरेट करने के लिए मैं मिस हशमत अफंदी से रिक्वेस्ट करी कि वो प्लीज आके जरा इसके बारे में सबको बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हशमत अफंदी है और मैं इस वक्त ह्यूस्टन टेक्सास में हूँ। और लेकिन पाकिस्तान चूंकि मेरा घर है तो मैं पाकिस्तान बहुत आती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शालामार अस्पताल के ज़रिए से हम लोग जो हैं जले हुए बच्चों का इलाज करते हैं। और हम लोगों ने बाबर अली फाउंडेशन पैकेजेस और शालामार के कॉपरेशन से कोलैबोरेशन से अल्हम्दुलिल्लाह फायर सेफ्टी एंड बर्न प्रिवेंशन का मुहिम का भी आगाज किया है। और हमारी वो मुहिम जो है माशाल्लाह से बहुत कामयाबी से चल रही है। जो हम लोगों ने जब उसका आगाज किया था तो हमने किया था गर्म पानी भी आग की तरह जलाता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली जो ये हादसा हुआ है कराची में, जिसमें फ्रिज के अंदर लाहौर। जो है वो अ, उसके कंप्रेसर ओवरहीट हुआ और उसमें बहुत जबरदस्त धमाके के साथ आग लगी। और घर के अंदर 11 लोग थे जिसमें से 10 लोग जो हैं वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले, जल गए, लाइव लाइव जल गए। और अम, एक बंदे को रेस्क्यू जो है रेस्क्यू वालों ने उनको वो रेस्क्यू कर सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अंदरूनी लाहौर में भाटी गेट के इलाके में बहुत कंजेस्टेड एरिया है। और वकास साहब आपको जो रेस्क्यू टीम से हमारे साथ शामिल हुए वो आपको ज्यादा इलेबरेट करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये आग क्यों लगी। इस आग को रोका जा सकता था। जो घर के अंदर अप्लायंसेस होते हैं उनकी मेंटेनेंस अगर प्रॉपर तरीके से की जाए तो इस आग को रोका जा सकता है। नंबर वन, ओवरहीट को। और हमारे पास शालामार से जो साहब मौजूद हैं वो भी इंशाल्लाह इलेबरेट करेंगे। अदनान नाम है ना, अदनान साहब? यासिर। यासिर साहब जी, बायोमेडिकल के हैं, शालामार हॉस्पिटल हेल्थ साइंसेस के, तो वो इलेबरेट करेंगे। ये जो वाकया हुआ है लाहौर में ये पूरे अमेरिका में भी होता है, डेवलप्ड कंट्री में भी होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि वो घर छोटा था जिसकी वजह से जब वो ब्लास्ट हुआ और वो एक्सप्लोड किया तो 2 कमरों का वो घर था कुल, छोटा सा, जिसमें इतने सारे लोग थे और आग भड़क गई। जब फ्रिज का कंप्रेसर एक्सप्लोड करता है तो उसमें से जहरीली गैस भी निकलती है। तो वो अगर लोग बच जाएं तो वो आगे जाके उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो डॉक्टर सानिया इलेबरेट करेंगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारा इस इवेंट, इस लाइव कॉल का मकसद ये है कि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अवाम को बताएं कि किस तरीके से महफूज रहें। फ्रिज आपने खरीद लिया, उसको घर में कोने में रख दिया, उस और भूल गए बस जी उस फ्रिज का काम है आपका खाना ठंडा करे। फ्रिज की मेंटेनेंस होती है, उस मेंटेनेंस को करने से, ओवरहीट से आप बच सकते हैं। सिर्फ फ्रिज में आग नहीं लगती, टोस्टर में भी आग लगती है। अगर आपके वायर्स घर के पुराने हो गए तो उनमें भी आग लगती है। तो आज का हमारा इसका मकसद सिर्फ ये है कि इस आग को कैसे रोका जा सकता है। ये डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि खुदा ना खास्ता जब ये आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, जान को कैसे बचाना चाहिए। और हम उस पे, हमारे पास चुगताई लाइब्रेरी की एजुकेशनिस्ट रिहाना कौसर साहिबा मौजूद हैं, वो भी उस पे रोशनी डालेंगी और मैं भी उसके ऊपर बात करूंगी। तो हम लोग अपने सेमिनार का आगाज करते हैं। जारा। जी।
अच्छा, जैसे हमें सचमुच में बोला कि हमें सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की मेंटेनेंस करनी है, तो उसको हमें कैसे करना चाहिए, उसकी क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होती हैं? इसके बारे में हमें बताने के लिए जो है शालामार से सीनियर मैनेजर बायोमेडिकल हैं यासिर रजा। ओवर टू यू यासिर, अब आप इसके बारे में हमें बताएं प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। आई एम हेड ऑफ बायोमेडिकल डिपार्टमेंट, जिसमें तमाम इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट कवर किया जाता है और उसकी सेफ्टी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। घर के हवाले से अगर हम देखें, उससे इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना है। जो 7 बेसिक रूल्स हैं जो इंटरनेशनली अडॉप्ट किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपने आपकी जो आउटलेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, उनको ओवरलोड नहीं करना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा जाता है कि जब भी घरों की प्लानिंग की जाती है, कमरों में सॉकेट्स कम रखे जाते हैं और फिर उनको ओवरलोड कर दिया जाता है मल्टी सॉकेट्स लगा के, जो अक्सर हीट अप होते हैं, बर्न या मेल्ट होना, तो वो बड़ी कॉमन और नॉर्मल सी चीज मानी जाती है। बट ड्यू टू दैट रीजन एक आग लगने का खतरा होता है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओवरलोड ना करके। सेकेंडली, हमें पानी और जहाँ पे फ्लेमेबल इक्विपमेंट के पास एरिया हो कुछ चीज़ों का, जैसे गैस किचन में होती है, उससे इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स को थोड़ा दूर रखना है। जब भी प्लान करें उसको थोड़ा सा हम अवॉइड करें कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स पानी के पास ना हो, गैस के पास ना हो। इस तरह से हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स को जो भी रिसेंटली हमने देखा। फोर्थ, मैं चाहूँगा कि तमाम जो स्मॉल डिवाइसेस हैं, हमारी अप्लाइंसेस हैं, मोबाइल चार्जर्स हैं, टीवी, एसी, जब वो इस्तेमाल में ना हो, सर्दियों का सीजन आ गया एसी बंद कर रहे हैं, या गर्मियों का सीजन आ गया हीटर अगर हमारे प्लग इन है तो उनको हम अनप्लग कर दें। थर्डली, ओल्ड अप्लाइंसेस जो कि रिटायर हो चुकी हैं, जिनके इलेक्ट्रिकल रेटिंग जो है अप टू स्टैंडर्ड या अप टू मार्क नहीं है, उनको हम वाइंड अप करके थोड़ा सा ऑब्सलीट करके एक्सपायर कर दें या रिटायर कर दें। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कि सर्दियों में हीटर अक्सर हमारे ऑन रह जाते हैं, हम उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। सर्दियों में हीटर बिला वजह या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूज ना किए जाए। दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू अवॉइड फायर और एनी इंसिडेंट। ओवर तो टू यू मिस। ये जो फ्रिज है, इसके अंदर बाज दफा मैंने देखा है पानी लीक करता है, बिल्कुल करता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए और पानी क्यों लीक करता है? पानी हमारा वो ह्यूमिडिटी जो एयर में होती है उसको बेसिकली वो कैप्चर करता है। जितनी दफ़ा हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे या बर्फ़ हमारी जो फ्रीज़र सेक्शन में आ जाती है, अगर हम फ्रीज़र का दरवाज़ा काफ़ी देर खोल के रख दें तो वो बर्फ़ मेल्ट होके उसके जो बैक एंड पे हमारे एक कंटेनर दिया होता है वहाँ पे जमा हो रही होती है। दिस दिस कॉजेज एक्चुअली द वाटर ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक। अक्सर वो ब्लॉक भी हो जाता है, स्मेल कर रहा होता है, उसको भी हमें टाइमली देखना पड़ता है आजकल, क्योंकि स्पेशली वो डेंगू सीजन है, उसमें भी वो अवॉइड करते हैं और अक्सर आपको अवेयर करते हैं कि जी इन चीज़ों को आपने बड़ा फ्रीक्वेंटली देखना है। तो इसका कंप्रेसर और कोयल्स की सफाई कैसे की जाए ताकि वो ओवरहीट ना हो? कंप्रेसर के लिए तो आई वुड से कि अप टू स्टैंडर्ड अगर आप चीज़ ले रहे हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है, कंप्रेसर अंडर वारंटी होते हैं और मेरा ख्याल है कि अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें अप टू 10 ईयर्स और 12 ईयर्स को वारंटी देते हैं कि कंप्रेसर खराब नहीं होंगे। बट हमारे यहाँ जो सेफ्टी को मद्देनजर नहीं रखा जाता वो ये है कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स लूज होते हैं। अगर आप यूरोपियन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो आपके पास प्लग ब्रिटिश स्टैंडर्ड का होगा, वो अक्सर कॉम्बिनेशन जो है ना वो स्पार्किंग का सबब बनता है। लेकिन उतनी हमारी अवेयरनेस जो नहीं है। रेगुलर अवाम है, वो तो कहीं से भी पुराना रेफ्रिजरेटर मिल जाए वो ले आती एग्जैक्टली, हैं, तो वो उनको चंद हमने पैसे बताना है बचाने कि के लिए। वो कैसे उसका सेफ्टी का ख्याल रखें। अब हमें नहीं मालूम कि इनका रेफ्रिजरेटर जो एक्सपोर्ट हुआ है, ये इसमें ये कितना पुराना था और ये ओवरहीट क्यों किया। तो ओवरहीट करने के सबब और उनको कैसे रोका जाए, अगर आप उस पे थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, मेरे माइंड में दो चीजें आ रही हैं। एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन भी होनी चाहिए वहां पे। अगर आप बहुत ही क्लोज स्पेस उसको प्रोवाइड कर देंगे, ओवर हीटिंग एक रीजन बनेगी वहाँ फायर की। सेकेंडली, अगर आप यूज्ड कंप्रेसर वहां पे लगा देंगे फ्रिज में, जो कि हमारे यहाँ बड़ा एक आम सा कॉन्सेप्ट है कि कंप्रेसर खराब हो गया, कॉमन प्रैक्टिस। नया लेने के बजाय उसको रिपेयर करवा लिया जाता है। उसको मतलब सील उसकी ओपन करके उसको लोकली रिपेयर करवाया जाता है, जो कि अप टू स्टैंडर्ड जॉब परफॉर्म नहीं की जाती। ये भी एक रीजन है।
अब इसकी अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और उसकी रूट कॉज को फाइंड किया जाए कि किस वजह से वो कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ, फिर हम उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा तजिया कर सकते हैं और उसके ऊपर मजीद उसको मेक श्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर में उस तरह के इंसिडेंट्स अवॉइड किए जाएं। जब मैं छोटी होती थी और मैं इस्लामाबाद में थी तो मैं अपनी फ्रेंड्स के घर जाती थी जिनके छोटे घर होते थे। मैं बेसिकली देखती थी कि उनके घर वालों ने फ्रिज को बरामदे में रखा हुआ है बजाय अपने छोटे से बेडरूम में रखने के। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? फ्रिज को कहाँ रखना चाहिए ताकि खुदा ना खास्ता अगर आग लगे तो घर वालों को नुकसान ना हो? जी बिल्कुल, इसके लिए वेंटिलेटेड स्पेस होनी चाहिए नंबर वन। इससे ना सिर्फ आप आग या इस तरह के इंसिडेंट से बच सकते हैं बल्कि आपकी फ्रिज की एफिशिएंसी भी बेहतर होगी और आपके बिजली के बिल पे भी उसका इफेक्ट आएगा। ऑब्वियस है कि अगर उसकी वेंटिलेशन अच्छी हो रही है, बिजली का बिल भी कम आएगा। ठीक है। ठीक है। और यासिर, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर जो आप थैंक बता यू। रहे थे प्रोटोकॉल? जी जी। अच्छा, अब हमारे साथ रेस्क्यू 1112 की टीम से सैयद वकास आलम साहब हैं, जो कि सबसे पहले रेस्क्यू की टीम भी वहां पहुंचती है जो ऐसा हादसे का जो होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा ऐसा भी अवेयर करें लोगों को कि एज ए कम्युनिटी वो लोग कैसे साथ मिलके सिर्फ हम इन लोगों पे डिपेंड ना करें, हम लोगों को खुद भी पता हो कि अगर आग लग जाती है तो हमें उनको कैसे हम आज से कैसे हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज वकास साहब, आप अगर इन सब बातों से हमें इनके बारे में बताएं तो जरा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वकास आलम है और मैं रेस्क्यू 1122 में एज ए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा जी, हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी फायर प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं, आग को कैसे हम रोक सकते हैं। उसकी मेन रीज़न जो हमारी आग लगने की वो एक तो ये है कि जी हम लापरवाह हैं, यानी काफ़ी लोग जो यहाँ पे लापरवाही करते हैं वहाँ पे आग ज़्यादा लगती है। फिर दूसरी एक तो चीज़ हमारी जो बहुत कॉमनली चलती है, हम जो है वो अपने समझ लीजिए पैसे सेव करते हैं, यानी कि लो क्वालिटी अप्लायंसेस यूज़ कर लेते हैं। अगर घर के अंदर वायरिंग करवा रहे हैं तो लो क्वालिटी वायरिंग करवा रहे हैं। अब जाहिर बात जब वायरिंग लो क्वालिटी है तो वो ओवरहीट डेफिनेटली करेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर लो क्वालिटी वायर जो है तो आप 1000-1500 रुपये में पूरा क्वाइल मिल रहा है, वो आपके 3000 या 4000 क्वाइल को मैच कर दे। ऐसा नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, एक ही स्विच बोर्ड के अंदर मल्टीपल स्विचेस को हम लगा देते हैं तो जी उसको हम यूज कर रहे होते हैं। ये भी रीजन आ जाती है इसमें। दूसरी रीजन ये आती है कि जी अगर हमने गैस नॉब ओपन किया हुआ तो ओपन ही है। अगर एलपीजी सिलेंडर्स हम यूज कर रहे हैं तो उसकी हमने प्रॉपर जो है वो सेफ साइड नहीं किया हुआ या एक स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं लिया हुआ, लोकल लेके हम उसको यूज कर रहे हैं। हीट उसको हमने किचन के अंदर ही यूज कर रहे हैं। तो ये जो चंद रीजन है, अगर हम इस पर ओवरकम करें तो काफी हद तक जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जी अगर आग लग गई है तो हमने क्या करना है। पहले नंबर पे तो ये है कि अगर आग लग जाए, खुदा ना खास्ता किसी जगह पे आग लग गई है, तो हमारे पास जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट होते हैं। हमने जो अपने घरों के अंदर कुछ ना कुछ खुद प्लान कर सकते हैं कि यार अगर खुदा ना खास्ता मेरे घर के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम बन जाती है तो मैं कैसे यहाँ से जो है वो एवैक्यूएट कर सकता हूँ। ठीक है, घर छोटा हो बड़ा हो लेकिन एवैक्यूएशन प्लान वहाँ पे हमारा हो सकता है, बन सकता है। अगर कोई वो भी नहीं बनता, खुदा ना खास्ता वो भी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, तो एक फायर का स्टैंडर्ड है कि जब भी आग लगती है तो हम एक तो घबरा जाते हैं। उसमें हमें करना क्या है, ये है कि जी आप बॉटम एरिया पर जो है फ्लोर पे जमीन पर बैठ जाए तो वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जितनी स्मोक होती है ना ये जमीन से तकरीबन 1.5 से 2 फुट ऊपर होती है, तो उससे सफोकेशन नहीं होगी ना। तो उससे यह जब भी हम धुएं में रहते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें नजर आना बंद हो जाता है, सफोकेशन होती है, सांस वगैरह नहीं ले पाते। तो उसमें बेहतरीन हल ये कि अगर हम जमीन पे बैठ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मुझे नजर भी आना शुरू हो जाएगा और वो गेट जो रास्ता जो मेरा घर का है वहां से मैं इजीली इवैक्यूएट कर सकता हूँ। दूसरा, जब मेरी सफोकेशन नहीं होगी, आंखों में जलन नहीं होगी, मैं इनसे इजीली जो है वहां से मूव कर सकता हूँ। इन केस
मैं बाहर मौजूद हूँ, यानी कि अगर मेरे साथ वाले घर में आग लगी है तो मेरा काम है कि मैं उनके गैस का जो बाहर मेन स्विच लगा है, मेन जो वॉल लगा, मैं उसको बंद कर दूँ। इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है उसकी बंद कर दो। ठीक है, ये वो काम है जो हम अपना खुद से कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये वेट करें कि जी रेस्क्यू 1122 आए और ये खुद इन चीज़ों को करवाए। इन चीज़ों को हम तो सिक्योर कर सकते हैं। फिर यह है कि एज ए सिटीजन अगर हम एक जगह पे रहते हैं तो हमें एक दूसरे के घरों का पता होता है कि इनके घर के अंदर मेंबर्स कितने हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो हम जज कर सकते हैं यहाँ पे लोग कितने जो है वो फंसे हुए हैं। उसको भी हम इवैक्यूएट करने में आसानी कर सकते हैं अगर हम उससे पहले ही आने से पहले जो है हम चीज़ों को जो है वो एलैबोरेट कर दें या बता दें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है कि जी अगर हम वहां पर कुछ हिफाजती इकदाम अपनी तरफ से कर लें, यानी कि क्या फायर एक्सटिंग्विशर मैक्सिमम मैक्सिमम भी हम लगा रहे ना, तो वो 2,000 से 3,000 के दरमियान में आ जाता है। और अब वो वन टाइम नहीं है, अगर आप लेते हैं तो उसको आप मुसलसल यूज कर सकते हैं, रीफिलर है, रीफिल करवा सकते हैं। तो एक फायर एक्सटिंग्विशर जो 2,000 3,000 रुपए का लेता है वो मेरे पूरे घर को, मेरे पूरे घर वालों को, जान को बचा सकता है। ठीक है, आपको इतना मुश्किल उसको ना तो इतना चलाना मुश्किल है और ना ये भी कि उसकी अवेलेबिलिटी मुमकिन नहीं है, बहुत इजी मिल जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते हैं कि यार एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर घर ला के रख लें हम, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो घर के अंदर छोटी छोटी बाल्टियां जो है वो मेन गेट के पास रख दें जिसके अंदर रेत रखी हो, तो उससे भी हम उसे ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि आग एकदम नहीं लगती। ऐसा नहीं होता कि जी आग लगी है और फौरन फौरन उसने सारे के सारे पूरे घर को लपेट में ले लिया है। पहले ये इग्निशन स्टेज पे ग्रोथ स्टेज पे होती है, ये बढ़ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। अगर उसी स्टेज पे अगर से हम कंट्रोल कर ले तो इसमें कुछ भी नहीं है कि हमारी जानें भी बच जाएंगी, हमारा घर भी बच जाएगा, हमारा माल भी बच जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, घबराते हैं, फौरन भाई की तरफ भागते हैं, जो अंदर फंस जाते हैं, जो बैठ चले तो चले जाते हैं। और रेस्क्यू के आने से पहले पहले जो तो फायर है इसने तो नहीं हमारा वेट करना कि जी रेस्क्यू आएगी। अगर हम 5-7 मिनट में भी पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली तब तक आग काफी डेवलप हो चुकी होती है, तो उसको कंट्रोल हम इन तरीकों से कर सकते हैं इसीलिए। फिर दूसरा ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी अप्लायंसेज है ये अगर हम स्टैंडर्ड अप टू डेट यूज कर लें तो बेहतर है। लो क्वालिटी वायरिंग यूज ना करें तो उससे भी जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये अगर खुदा ना खास्ता किसी को आग लग गई है तो घर के अंदर अगर कोई कंबल पड़ा हुआ है, कोई इस तरीके से कोई कपड़ा जो मोटा कपड़ा है, उस आग के ऊपर हम दे सकते हैं, उससे भी वो कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज जैसे मैंने अभी बताया था कि जी हमारे पास एलपीजी सिलेंडर्स मौजूद होते हैं, अब इन सिलेंडर्स को अगर मैं प्रॉपर बाहर रखूं तो कभी भी आग जो है वो अंदर की साइड पर नहीं आएगी। हमने क्या किया था, सिलेंडर के ऊपर ही हमने उसको जो है वो यूज करने के लिए किया था, हीट उससे चढ़ती है वहां पे वो ब्लास्ट कर जाता है, तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने घर के पास एक जैसे पानी की टैंकी लगाई होती है, छोटा सा अगर हम एक टैंक की बॉक्स रख लें जिसमें पानी मौजूद हो, उससे भी आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये चंद चीजें हैं जिसको हम यूज करके करके हम इसको जो है वो आग को इजीली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा ये कि अगर खुदा न खास्ता आग लग गई है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कम से कम ऊंची आवाज में पुकार सकता हूँ। मैं क्या सकता हूँ कि जी ऊंची आवाज में आग 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 हेल्प के लिए कॉल कर सकता हूँ। एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा किसी जगह पे जो है वो फंस गया है और ऐसी जो सिचुएशन है कि वो थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे होता है, अमूमन ऐसा हमारे साथ होता है, तो ये वो पता चलता है कि थर्ड फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे है, लेकिन रेस्क्यू टीम को नहीं पता कि वो थर्ड फ्लोर के किस रूम में है वो, या फोर्थ फ्लोर के किस रूम में है वो। उसके लिए जो है ये क्या कर सकते हैं हम, बहुत इजी अवेयरनेस है वो ये है कि जी हम वहां की खिड़की को खोल कर चाहे कोई दुपट्टा चादर कोई कपड़ा जो है बाहर की तरफ हम लटका दें। ये एक इंडिकेशन है कि वहां पे विक्टिम मौजूद है जिसको फर्स्ट एड की जरूरत है, जिसको इवैक्यूएट करने की जरूरत है। अब बजाय इसके कि हम वहां पे सर्च अपना प्लान शुरू करें या सर्चिंग करना शुरू करें, उससे बेहतर नहीं है कि अगर हमें पहले बात चल जाए कि इस रूम में हम जाकर उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं तो वो इजीली हम कर सकते हैं। वो इस सूरत में है कि वो अगर वो अपने स्टेयर से या किसी जगह से बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा ये है कि अगर वहां पे इवैक्यूएशन प्लान मौजूद है, इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है, तो उस एग्जिट को ओपन होना चाहिए, उसको सिक्योर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जी उसको हमने लॉक किया हुआ है। बहुत सारे वाकयात मैंने ये चीजें देखी हैं कि एलडीए प्लाजा में हमारे यहाँ पे आग लगी थी लाहौर के अंदर, और उसके एम एम आलम रोड पे एक आग लगी थी।
कि उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट स्टेयर्स जो थी उसको लॉक किया था, ना सिर्फ अंदर से बाहर से भी लॉक किया हुआ था। ठीक है, अब वहां पर तो जो लोग इमरजेंसी एग्जिट प्लान वैकेशन प्लान की तरफ गए थे, उन्हें मूव किए थे, वहां पे जाके फंस गए। बजाय इसके वो बाहर नहीं निकल सकते, वहां पे लॉक हो गए। और रेस्क्यूअर जो वहां पे गए थे उसको ओपन करने के लिए उन्होंने बाहर से लॉक को काटा है, लेकिन अंदर से लॉक था वो। तो वहाँ ये सारी चीज के अंदर अंदर काफी लोग जो हमारे वहाँ पे जो है वो बेचारे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। तो ये है कि अगर हम इन चीजों को ओवरकम करते हैं, अगर हमने स्टेयर्स बना ली है तो जिस चीज के लिए हमने बनाई है उसके लिए हम इसे यूटिलाइज तो करें। अब ये तो नहीं कि अगर हमने चीज तैयार करी, अब अगर हमने इसको बना लिया तो उसको हम वहाँ पे लॉक ही कर दें, ऐसा भी नहीं है। दूसरा, जो हमारे घरों के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज देखी जाती है वो ये चीज देखी आ रही है कि हमें पता है कि ये जो चीजें फ्लेमेबल है उनको हम साथ में ना रखें, खासतौर पर गर्मियों में। हम क्या कर रहे थे कि जितनी फ्लेमेबल चीजें होती है सारी की सारी अपने गैलरी में, स्टोर पे या अपने घर के अंदर रूम के अंदर रख लेते हैं। अब जैसे ही रूम टेम्परेचर वहां पे टच करता है, क्योंकि जब भी आग लगती है वो कब लगेगी, जब उसको मुनासिब दर्जा हरारत मिलेगा। जैसे ही ओवर हीटिंग होती है आग वहां पे लग जाती है, और वो आग फिर आगे बढ़ती है क्योंकि उसे फ्यूल टू फ्यूल मिल जाता है। वहां पे लकड़ी भी पड़ी हुई है, वहां पे प्लास्टिक भी पड़ा हुआ है, वहां पे गत्ता भी पड़ा हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी पड़े हुए हैं जिसके अंदर गैसेस भी मौजूद है जो फ्लेमेबल है। तो वहां से क्या था, वो आग मजीद बढ़ती है, उससे मजीद खतरा बढ़ता है, और वो जो आग कंट्रोल हो सकती थी वो कंट्रोल नहीं हो पाती। तो इन चीजों का अगर हम ओवरकम करें तो बड़े इजीली जो है हम इस जो है जितनी भी मजीद बढ़ने वाली जो आग है, जितने हादसा है, उस हादसा को हम रोक सकते हैं। बजाय इसके कि हम रेस्क्यू टीमों का वेट करें कि वो लोग आए। हाँ ठीक है, आग बढ़ गई है तो उससे पहले पहले हम कम अज कम ये काम कर सकते हैं कि वहां पे जितने भी हमारे विक्टिम्स मौजूद हैं, जिनकी जाने और जानों का खतरा, उनको हम सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, चले बिल्डिंग मार चला जाए, बिल्डिंग को कुछ हो जाए, वो आगे हम सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी आप आए हैं, जारी बात जब तक आग नहीं मिलेगी हम जाके विक्टिम तक अप्रोच नहीं कर सकते, और हमें जब तक पता नहीं चलेगा विक्टिम कहाँ पे है तब तक हम उसको जो है वो इवैक्यूएट भी नहीं कर सकते हैं। तो इवैक्यूएशन प्लान होना जरूरी है। उसके अंदर हमें, अगर आप फैक्ट्रीज में जा रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ हमें पता हो। और उसके लिए ये है कि हमारा जो मेन गेट है उसके पास ही हमारा जो है वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो हमें जो अटैच किया हो कि आज इतनी स्ट्रेंथ जो है इस बिल्डिंग के अंदर इन हो चुकी हुई है। अगर खुदा न खासा वहां पे किसी किस्म का कोई हादसा होता है, बिल्डिंग क्रैश भी हो जाती है, तो हम उसको इजीली इवैक्यूएट करने का हमारा आसानी होगा। यार इतने लोग गए थे, इतने बाहर है, इतने लोगों को हमने इवैक्यूएट करना है, हमारे लिए इजी हो जाता है, रेस्क्यूअर्स के लिए इजी होता है इसको करना। फिर यह है कि वहां पे हमें एक इमरजेंसी जो है वो असेंबली एरिया जो है तैयार करना चाहिए। खुदा न खासा कोई भी एरिया कोई हंगामी हालात होते हैं तो वो एरिया सिक्योर एरिया कहलाता है। वहां पे जाके हम अपने सारे स्टाफ को, अपने घर वालों को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो है हमें महीने में कम से कम एक दफा तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस चीज को यूटिलाइज करना चाहिए कि जी कम से कम कि यार अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे आग लगी है, मेरे मोहल्ले में आग लगी है, घर में आग लगी है, तो कैसे मैं यहाँ से इवैक्यूएट कर सकता हूँ या हो सकता हूँ। उसमें कुछ इवैक्यूएशन जो है वो हमारी शिफ्टिंग प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। ठीक है, और कोई अगर इस चीज को डेवलप करना चाहता है, लेना चाहता है, सीखना चाहता है, तो रेस्क्यू एज ए वॉलंटियर्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उनको इस चीज पे अवेयरनेस देती है। उनको जो है वो BLS करवाती है, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट हमारी एक कोर्स है, वो हम कोर्स करवाते हैं जिसके अंदर जो है इन चीजों को हम अवेयरनेस देते हैं कि अगर खुदा न खासा ऐसा कुछ हो जाता है, हमने उसको किस तरीके से ओवरकम करना है। अच्छा, बिल्कुल। ये मेरा भी एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है कि इन एरियाज में लोकली हम ये एजुकेशन प्रोवाइड करें। आप लोग आपके थ्रू कराते हैं ऐसी, आप लोग एक्टिविटीज करते हैं? जी जी, हम रेस्क्यू रेस्क्यू टीम एक सेफ्टी प्रोग्राम जो है यूटिलाइज कर रहे हैं पिछले 3 साल से, जिसके अंदर हम BLS और उसके अंदर फायर सेफ्टी, फायर एंड रेस्क्यू सेफ्टी, जिसे हम कैडरे का नाम देते हैं, उसको हम यूटिलाइज करवाते हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर, यानी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, और इवन के हम इलाकों में जाके वहाँ की यूसीज को इस चीज़ की अवेयरनेस देते हैं। वॉलंटियर्स हम तैयार करवा रहे हैं, और अब हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है जो हाई राइज बिल्डिंग्स है,
उनकी हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिनको हम ERTs कहते हैं, तो वो हम डेवलप करते हैं। उनकी टीम, उनके मेंबर्स होते हैं जो नॉर्मल ड्यूटीज करते हैं, लेकिन उनको हम इतनी अवेयरनेस, इतनी ट्रेनिंग दे देते हैं कि खुदा न खासा वहाँ पर अगर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस इमरजेंसी को वो हमारे आने से पहले टैकल कर सके, उसको फर्स्ट एड कर सके, ताकि अगर हमारे आते तक तो वो फायर डेवलप हो जाए तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले वो कंट्रोल कर लेते हैं। उनको हमने मेथड्स सिखाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे अगर फायर लग गई है, उस आग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हर आग की अपनी एक टाइप है। ठीक है, उन टाइप यानी कि जी जैसे हमारा NFPA जो हमें जो प्रोटोकॉल देता है कि जी हम इसको 5 टाइप्स में जो कन्वर्ट किया हुआ है, अब उन टाइप्स के मुताबिक जो हम उन प्रोटोकॉल्स को जो है वो रेस्क्यूज जो है वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग देते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं। थैंक यू सो मच वकास साहब। अच्छा अब मैं फर्स्ट एड की क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब मैं डॉक्टर सनिया से पूछना चाहूंगी कि क्या मतलब फर्स्ट एड के बारे में भी एक तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, और दूसरा ये कि क्या ऐसी मतलब चीजें जो लोग कर सकते हैं कि आप लोगों को जाहिर है कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अक्सर जब पेशेंट्स गलत किस्म की फर्स्ट एड या विदाउट फर्स्ट एड आप लोगों के पास आते हैं। तो आप प्लीज उन चैलेंजेस के बारे में और फर्स्ट एड के बारे में हमें प्लीज बताएं। आप म्यूट पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनिया अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी शालामार हॉस्पिटल में सर्व कर रही हूँ। इट्स सच अ नाइस मीटिंग। बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया यासिर साहब ने रिगार्डिंग अप्लायंसेस मेंटेनेंस एंड इट्स यूजेज, इट्स प्रॉपर एंड द प्रॉपर प्लानिंग उनके रखने में, उनके यूज करने में। साथ ही वकास साहब ने बहुत अच्छे से जनरल मेजर्स हैं जो लोग ले सकते हैं रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले, उन सबको एलैबोरेट किया। बेसिकली हम सबको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो फर्स्ट एड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। व्हेनेवर देयर इज एन इंसिडेंस, घर के अंदर हाउस होल्ड बर्न्स बहुत कॉमन है जो कि रूटीन में हम देखते हैं। इट्स नॉट ओनली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये और भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में दे आर वेरी कॉमन। इंसिडेंट्स कहीं पे भी हो सकता है, उसमें हमने अपने आप को कॉन्शियसली अलर्ट करना है। व्हाट वी नीड टू डू इज कि सबसे पहले अगर कहीं आग लग जाती है किसी ब्लास्ट की सूरत में, यूपीएस ब्लास्ट बहुत कॉमन है, सिलेंडर ब्लास्ट बहुत कॉमन है। जनरली घरों में हम लोग छोटे छोटे मैयर्स हैं जो भूल जाते हैं, चूल्हे के पास लाइटर रख देते हैं, तो वो भी इट कैन कैच फायर, वो फ्लेमेबल चीज है, फौरन से आग भड़क उठती है। सबसे पहले तो ये ऐसे तमाम सिचुएशंस में अगर गैस लीकेज है और हम आग ना जलाएं, हम सबसे पहले खिड़की खोलें। उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है कि घरों में, किचन में, हर पार्ट में प्रॉपरली विंडोज हों जिनको हम सबसे पहले खोल सकें और लोगों को पता हो उन्होंने स्विच ऑन नहीं करना। इट कैन ऑल्सो कैच फायर, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क हो सकता है जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, आग लग सकती है। उसके बाद लेट्स सपोज अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है, आग लगने की सूरत में इमीडिएटली ड्रॉप योर सेल्फ ऑन द फ्लोर, आराम से फर्श पर गिरें, अपने आप को रोल करें, वो आग जलने के अमल को रोकेगा। उस सीन में से बाहर निकलें। किचन में आग लग गई है, सबसे पहले भागकर किचन से बाहर निकलें, स्लोली जेंटली। जिस कमरे में लगी है, अगर आप क्लोज स्पेस में है, स्टोर में लगी है, स्टोर रूम में लगी है, उस एरिया से इवैक्यूएट, फौरन से पहले बाहर निकलें। देन अगर आपके कपड़ों को आग लग गई है, ड्रॉप योर सेल्फ ओवर द फ्लोर, ओवर द ग्राउंड, थोड़ा सा रोल करें, आग को बुझा लें। ठीक है, अगर आपके घर के मेजर हिस्से में आग है तो दोबारा अंदर मत जाएं। जैसे कि वकास साहब ने मेंशन किया, वहां पर सारा स्मोक इकट्ठा हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप उसको इनहेल करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग इस कदर तेज होती है कि आपको चक्कर आने लग पड़ते हैं, आपकी ब्रेन की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और उसके बाद फिर डेफिनेटली जब ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपको होश नहीं रहेगा, आप अपने कॉन्शियसनेस को खो बैठेंगे, एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड्स टू डेथ। और अगर लेट्स सपोज हम उस ज्यादा स्मोक को इनहेल कर लेते हैं एंड फॉर्चुनेटली इफ वी कैन गेट क्योर, हम ठीक हो जाते हैं, उस सिचुएशन से निकल जाते हैं, तो इन द लॉन्ग रन हमें फेफड़ों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस में कॉन्शियस अलर्ट इज वेरी कॉमन इन हाउस होल्ड।
क्योंकि ये तमाम इंसिडेंसेस बेसिकली प्राइमरीली घरों में होते हैं, डेफिनेटली इंडस्ट्रियल लेवल्स पर भी होते हैं, बट सो फार जब तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं आती उसमें फौरन इस फायर स्कीम से बाहर निकलिए। अगर बच्चे साथ हैं तो उनको बाहर सहन की तरफ, बरामदे की तरफ या लॉन की तरफ ले आइए। अगर किसी के कपड़ों पे आग लग गई है तो फौरन से ड्रॉप, इजीली जेंटली तहम्मुल के साथ ड्रॉप करके अपने आप को जेंटली रोल करें, करवटें लेना शुरू कर दें ताकि वो आग बुझ जाए। लॉन में भी हमारे पास नलका मौजूद होता है, वहां पर नलके से पानी लेके उस जले हुए हिस्से के ऊपर डालें 20 मिनट तक। ये जलने के अमल को मजीद रोक देता है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट कि आप प्रिवेंट करें या आप उस सीन से निकलें, अब जो एरिया जल गया है उसकी फर्स्ट एड घर से शुरू होती है, बिफोर द टाइम रेस्क्यू टीम इज देयर। या अगर कोई बहुत मेजर इंसिडेंट नहीं है तो पानी हर घर में अवेलेबल है। इफ यू कैन नॉट हैव एन एक्सेस टू आउटडोर वॉशरूम, नहीं होता हर सिचुएशन में, लेकिन बाहर की जानिब नलका हर एक के घर में है। हर एक के घर में वो जो बाहर जो मेन वाटर पाइपलाइन आती है वहां पे नलका मौजूद होता है, उसके नीचे जले हुए हिस्से को, बाजू है, टांगे हैं, फेस है, 20 मिनट के लिए जले हुए हिस्से के ऊपर अगर हम पानी रनिंग टैप वाटर डालें तो उससे जलने का अमल भी रुक जाता है। और जिल्द में मुख्तलिफ तहें होती हैं, अगर ऊपर की तह जल गई है और अगर हम उसको ठंडा ना करें तो हिद्दत नीचे वाली लेयर्स की जानिब मुंतकिल होना शुरू हो जाती है और डीपर टिश्यूज को भी जला देती है, जिसके रिजल्ट में डेफिनेटली वंस यू आर इन हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल पहुंच भी जाएंगे तो उसको ट्रीट करना एक लंबी मुद्दत का काम हो जाएगा। अगर आप उसे घर से ही कूल करके आएंगे तो नुकसान आपके तो लिए वो हीलिंग टाइम कम हो जाएगा और साथ साथ उसकी बेहतरी आएगी। नंबर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो घरों में सब कर लेते हैं, जब जल गए अपने आप को अच्छे से सीन से निकाल लिया, बर्निंग प्रोसेस को भी कूल कर दिया, पानी डाल दिया, दैट इज वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट जब से ये बर्न प्रिवेंशन कैंपेन्स हम देख रहे हैं, हो रही हैं, अब लोग कूल करके आते हैं, पानी के नीचे रख के आते हैं। पहले ये मिथ था कि पानी में नहीं रखना, अब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बर्निंग प्रोसेस को स्टॉप भी कर लेते हैं, उसे कूल भी करना शुरू कर देते हैं। एंड सम ऑफ द नेबरहुड में से कोई ना कोई रेस्क्यू 1122 को भी इतला कर देते हैं और वो माशाल्लाह दे आर एक्सपर्ट, देयर ऑल क्रू मेंबर्स आर वेल ट्रेन्ड टू स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों को रेस्क्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट व्हाट जनरली पीपल डू, जो अभी तक उनको समझ में नहीं आता, दे इमीडिएटली व्हाट दे डू, डेफिनेटली इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग, वो टूथपेस्ट या आटा या नमक इस किस्म के प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं अपने बर्न एरिया के ऊपर। दैट इज वेरी बैड। वो आपको बिल्कुल पेन रिलीफ नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। इनफैक्ट जब आप लोग हम तक पहुंचते हैं, अगर उसमें आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया या 40 मिनट लग गए, उस दौरान में ये जो प्रोडक्ट्स जले हुए हिस्से पे लगते हैं ये उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। डेड स्किन बिल्कुल बेबी स्किन है, उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो उसके साथ चिपक जाएगी। और जब पेशेंट हम तक पहुंचता है, बेशक कूलिंग हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद जब हम उसको सफाई करने लगते हैं तो उसको एक उतारने की जो एफर्ट है, आटा या टूथपेस्ट या जो इंक लग जाती है, जो भी तेल टाइप चीजें लगा देते हैं, उसमें वो मजीद बर्न जो है वो स्क्रैच हो जाता है और वो मजीद डीपर हो जाता है। तो डेफिनेटली हीलिंग का प्रोसेस डिलेड हो जाएगा, बर्न की डेप्थ बढ़ जाएगी। और इंक और टूथपेस्ट लगाने से इनिशियली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा सकते कि कितना बर्न सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, जो कि मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटकम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्कारिंग बर्न की आती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, यू गॉट अ बर्न। उसकी हीलिंग 2 हफ्ते से 4 हफ्ते पे डिपेंडेंट होती है, अगर उसके ऊपर आप कोई भी चीज मत लगाएं सवाए पानी के। लेकिन जब आप इस किस्म के प्रोडक्ट्स लगा देते हो तो फिर जो हीलिंग का दौरानिया है वो बढ़ जाता है। और बाजुका सुपरफिशियल बर्न्स, जो 2nd डिग्री के बर्न्स हैं, उनको हमें ग्राफ्टिंग पर कन्वर्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि उनके ऊपर तेल और इस किस्म की चीजें लगी होती हैं कि वो डेप्थ ऑफ बर्न को बढ़ा देती हैं। तो जस्ट टू लर्न फ्रॉम ऑल दिस, डेफिनेटली दीज आर वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। हमें बर्न के इंसिडेंट से निकलना है बाहर, रेस्क्यू 1122 को कॉल करनी है, मीनवाइल अपनी फर्स्ट एड खुद करनी है, उस क्लोज चैम्बर में से बाहर निकलना है, खुली वेंटिलेशन हवादार बरामदे में या सहन में आना है,
जो आग कपड़ों को लगी है उसे ड्रॉप स्टॉप एंड रोल करके बुझाना है, और नियर बाय नलके के पानी को इस्तेमाल करके 20 मिनट के लिए उस जले हुए हिस्से पे डालना है ताकि बर्न को कूल किया जा सके और बर्न की हिद्दत से डीपर लेयर्स ऑफ स्किन को जलने से बचाया जा सके। और उसके ऊपर कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं करनी जिससे बर्न सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने और मैनेज करने में या फ्यूचर उस बर्न की डेप्थ को बढ़ा दे वो और उसको हम मैनेज ना कर पाए, बल्कि उसकी इन सब के अलावा एक सिंपल सी ट्यूब है जो कि हर एक को पता है, पॉलीफेक्स प्लस, जो ग्रीन कलर की ट्यूब है, हर घर में होनी चाहिए। लाजमी नहीं जिन घरों में बच्चे हैं, एडल्ट्स के पास भी होनी चाहिए। उस ट्यूब में पेन किलर ऑलरेडी एडेड है जो जलन के अमल में थोड़ा सा सूदिंग कर देती है। ठीक है, उस ट्यूब को अगर जले हुए हिस्से पे 20 मिनट पानी डालने के बाद ड्राई करके पॉलीफिक्स प्लस की ट्यूब को ढेर सारा अच्छा सा लेप कर दिया जाए तो वो बर्निंग प्रोसेस को भी थोड़ा सा कम कर देता है, जलन की तकलीफ को भी कम कर, और आप फिर फौरन से हॉस्पिटल की जानेब आ सकते हैं, या रेस्क्यू 1122 अगर कोई मेजर बर्न है जिसमें ज्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो गया है, रेस्क्यू 1122 का इंतजार है। तो मीन साफ शफाफ कपड़े या शीट से पेशेंट की बॉडी को ढक के ताकि उसको ठंड ना लग जाए, रेस्क्यू 1122 के साथ हॉस्पिटल तशरीफ लेंगे। थैंक यू। डॉक्टर सानिया और सैयद वकास साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी कि अगर आप लोग इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, इलेक्ट्रिकल बर्न, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बर्न्स हो रही हैं, तो उसको रोकने का क्या अमल होना चाहिए और उसकी फर्स्ट एड क्या है अगर आपका बच्चा या आप खुद किसी इलेक्ट्रिकल बर्न से आपको शॉक लगा, इलेक्ट्रिकल शॉक। जी, तो मैं वकास साहब से भी और आपसे डॉक्टर सानिया, जनरली जो इलेक्ट्रिक बर्न है हमारे सिनेरियो में छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है, क्योंकि शूज और जो सॉकेट्स होती हैं ये जनरली बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल नीचे के लेवल पर होती हैं। जो क्रॉलिंग टॉडलर्स टाइप बच्चे हैं उनकी एक्सेस में होती हैं। एक तो ये हाउस प्लानिंग में ऐसी तमाम सॉकेट्स और प्लग जैसी जगहों पर नहीं होने चाहिए। लेट्स सपोज अगर वो हैं तो जो नीचे ग्राउंड लेवल पर जितने भी सॉकेट्स और प्लग्स हैं उनको हमें इसकी टेप मिलती है सील कर देने के लिए, हम उसको सील कर सकते हैं ताकि बच्चों तक उसकी एक्सेस ना हो, क्योंकि जनरली किड्स हैव नो आइडिया, वो उसमें अपनी फिंगर्स इंसर्ट करके बटन को प्रेस कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा मैन्यूवर है, इनके लिड्स मिलते हैं सॉकेट्स के, हम उन पे वो लगा सकते हैं, टेप्स मिलती हैं उससे उस सॉकेट्स को हम सील कर सकते हैं ताकि बच्चे उसको मिस यूज ना करें। नंबर 2, लेट्स सपोज अगर बच्चा कहीं ऊपर की जगह पे बैठा है और उसके हाथ में किसी भी अप्लायंस की वायर आ गई है, किसी छोटी सी चीज की भी, लेट्स सपोज इफ इट इज चार्जर और समथिंग, तो हमें अगर उसका प्लग ऑफ होना चाहिए। प्लग ऑफ नहीं और बच्चे को अगर झटका लग गया है, बच्चा उस वायर के साथ चिपक गया है, तो उसमें हमने फौरन से बच्चे और तार को हाथ नहीं लगाना। हमने किसी भी वुडन स्टिक के साथ, जैसे घरों में वुडन वाइपर्स मौजूद हैं, जो ब्रशेस होते हैं फ्लोर क्लीनर्स टाइप के, वो भी वुडन हैंडल्स उनके होते हैं, उनको पकड़ के हम फौरन से वायर बच्चे से दूर कर सकते हैं या प्लग ऑफ कर सकते हैं। नंबर 3 इंपॉर्टेंट चीज, नंगे पैरों के साथ कभी भी किसी प्लग या किसी स्विच को ऑन ना करें। ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव, it's a very good picture shown by Mr. Yasir. These are the socket covers और lids जो कि आजकल मार्केट में बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं बच्चों को ताकि इनसे दूर रखा जा सके। इन लिड्स में डेफिनेटली यू हैव होल्स जहाँ से वायर्स आराम से भी निकल सकती हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आपने डोर मैट्स होने चाहिए, प्लास्टिक डोर मैट्स, अगर आपके पैर गीले भी हैं तो प्लास्टिक डोर मैट के ऊपर होंगे ताकि आपको करंट ना लग सके। एंड लेट्स सपोज अनफॉर्चुनेटली सारे मैन्यूवर्स के बावजूद अगर करंट लग गया है तो अगेन द थिंग इज कि उसको स्टॉप किया जाए, डायरेक्टली हाथ ना लगा के किसी भी वुडन रॉड से या वुडन स्टिक आपके पास हो, जैसे कि वाइपर्स घरों में मौजूद होते हैं, या जो ब्रूम्स हैं, जो ब्रश वाले लॉन्ग, जिनसे हम लोग कॉमनली छत का जाला टाइप साफ करते हैं, उन ब्रशेस को कॉमनली इस्तेमाल करके फौरन से
प्लग से दूर किया जाए ताकि बाकी लोगों को करंट ट्रांसफर ना हो, क्योंकि ये एक से दूसरे में आराम से ट्रांसफर हो जाता है। और उसके बाद अगेन द प्रोसेस इज to cool the burning process by running tap water over it for 20 minutes and immediately take patient to the hospital, क्योंकि करंट का जो प्रोसेस, जो मैकेनिज्म है बर्निंग का, इट इज फ्रॉम इनवर्ड फ्लो टूवर्ड आउटसाइड। वो अंदर से इतना बर्न कर देता है जिसकी वजह से आपका दिल, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी स्किन, आपके मसल सब अफेक्ट हो जाते हैं। स्किन के ऊपर बाजू का छोटा सा फ्लैश बर्न आता है एंड आप उसको सीरियस नहीं लेते, बट इलेक्ट्रिक करंट के सिलसिले में फौरन से पहले पेशेंट को इमरजेंसी में लेके आए। बर्न सेंटर्स जहां मौजूद हैं वहां पर लेके आए ताकि हम पेशेंट को प्रॉपर फर्स्ट एड दे सकें, डिस्पाइट जो आपने घर पे फर्स्ट एड उसको दे दी है। थैंक यू डॉक्टर सनिया। वकास, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, या यासिर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि अगर हम घर के अंदर अर्थ ब्रेकर लगा लेना तो उससे हमारे बच्चे भी बड़े सारे जो सिक्योर हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वायर जो है वो रह गई है या कोई ऐसी वायर है जिसको टच कर लिया, कोई करंट लग गया है, तो अर्थ ब्रेकर जो है वो ऑटोमेटिकली सारे ब्रेकर्स को ऑफ कर देता है, जिससे जो है वो करंट जो है वो किसी को नहीं लगता। एक ये हम काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जितने जॉइंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी के जितने जॉइंट्स है, उन्हें प्रॉपर सिक्योर करें हम। सिक्योर करने से भी ये हो जाएगा कि जी वहाँ पे जो है वो करंट नहीं लगेगा। और सेकंड वन ये है कि जी हमारी जितनी, जैसे अभी बात हो रही थी फ्रिज की, फ्रिज वगैरह, तो बच्चे अमूमन जो फ्रिज खुद जाके ओपन कर लेते हैं और वो नंगे पाँव भी होते हैं, तो उसका थोड़ा सा एहतियात करें कि ऐसी जगह पर जहाँ पे बच्चों की जरा अप्रोच थोड़ा मुश्किल हो, ताकि बच्चे जो है जाके इजी ना पकड़े। थर्ड वन ये है कि अगर आपने फ्रिज रखी तो किचन में नहीं कम अज कम रखिए, क्योंकि किचन में ऑलरेडी हीट होती है, हर चीज बन रही होती है, हमने ओवन भी किचन में रखा होता है और फ्रिज भी किचन में ही रखी होती है, तो उससे भी जो है ये इस चीज का जो है होता है कि जी इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, उससे जो है वो आग भी लग सकती है। तो इन चीजों से हम थोड़ा सा प्रिकॉशन करें तो काफी हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं इन चीजों को। यासिर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन और सेफ्टी गाइडलाइन दी डॉक्टर सानिया ने। मैं इसमें एक चीज़ मजीद ऐड करना चाहूँगा, अभी डिस्कशन से मेरे माइंड में वो चीज़ें आ रही हैं। नंबर वन तो ये कि सर्किट ब्रेकर आजकल घरों में तो आम हो गए, लेकिन जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है वहाँ सर्किट ब्रेकर नहीं होते। सर्किट ब्रेकर आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचा सकता है, फौरी तौर पे वो ट्रिप हो जाता है। सेकेंडली, वकास साहब ने जैसे कहा था कि अंडररेटेड जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो भी बड़ा अहम सबब बनती है बर्निंग का। अगर उसमें हीटअप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपने अंडर गेज वायर यूज़ की हुई है या प्योर कॉपर वायर यूज़ नहीं की हुई घरों में, ये सेफ्टीज बिल्कुल अडॉप्ट की जा सकती हैं और इसे अवॉइड किया जा सकता है इस तरह के इंसिडेंट से। अच्छा, अब क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ये सिर्फ पाकिस्तान या एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री तक लिमिटेड नहीं है ये चीज़ें, ये सब कुछ एक यूएसए जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर क्या फर्स्ट एड के बारे में बताया जाता है? तो उसको इस सबको बताने के लिए हमारे पास यूएसए से सिंसिनाटी से मली अफेंदी, डॉक्टर मली अफेंदी हैं। ही इज अ प्लास्टिक सर्जन. Mali, please shed some light on this topic. What do you think? What would you suggest? Yeah. आप क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? Yeah, Assalamu alaikum, everyone. I'm Mali Effendi. I'm a plastic surgery resident at University of Cincinnati, and we are one of the big burn centers in the United States. We have a 10-bed ICU burn unit for patients that come in from everywhere across the United States. We see injuries of all sorts. Typically in the United States, we see mostly scald burns from, garambani and things like that. Most often in Cincinnati, we do see a lot of house fires that happen, which I know we're talking about a little bit more about today. House fires are complicated because patients inhale a lot of smoke and they can have a lot of injury to their lungs. A lot of the dupatta and the
The sheets, the bedding sheets, and all those things are made of certain chemicals, and those chemicals, when they're burned, are very toxic to the body. So in house fires and enclosed or any sort of enclosed fire inside of the house, you have to be very careful and get immediate medical attention. Electrical burns we see in the United States somewhat often, but more rare. Because of the way our electricity is, it's a little bit less strong than it is in Pakistan. Pakistan is the 220 while we're 110. So they're a little bit less strong. Obviously, with electrical burns, what you see on the outside, as was mentioned previously, you just see a little bit of a burn, but most of the damage can be internally, especially along the muscle. And so those are also very important. And then obviously scald burn, even with those, you have to be very careful because some people will try to put ice on the burn, and we highly recommend not to put ice on a burn. A lot of people think that that's a good option because it's the opposite of fire, but that also injures the skin as well. Typically, the way our big trauma burns come into our hospital is they get evaluated by the plastic surgery team or the burn surgery team as well as the trauma team. If there's any blast component, explosion component, they may need to get a workup to make sure they didn't damage anything inside. And then early on, kind of the mainstay of care is to get them fluid resuscitated from their big open wounds that they have. They lose a lot of fluid from their skin, and that has to be replaced pretty aggressively. And then you start talking about managing the burns, and the burns themselves, you have to first remove all the skin that's no longer there and that's no longer going to live. So that's step one. And then step two is reconstruction of those areas. And that's also very important. Burns and burn care are, burns in general are noted to be some of the most painful injuries that patients can have. Your skin, you feel everywhere, and, there's no part of your skin that you don't feel. And so those can be very painful. And so help with that is also very important. I would say, I think our care, while it's really good in the United States and I'm happy for the care we have, I do feel like there's improvements that can be made. The big thing that we're doing now, kind of talking about future endeavors in burn surgery, is we're doing a lot of instead of giving them as much fluid as we're giving and we're taught to give, we're starting to cut back on the amount of fluid that the patient receives in the hospital, just to try to prevent the other complications you can have from having too much fluid. And then another thing that we're doing is we're trying to work on patients who come in from a house or enclosed fire and now receiving cyano kits. Dr. Ahmad, I don't know if that's also frequently given in Pakistan as well, but cyano kits are given to patients who are in enclosed fires that have a high likelihood of having poisoning from inhaling the smoke. And so that's also very important, just to protect everything. I can't wait. I'm looking forward to the next trip to Pakistan. Inshallah. Can you put some light on prevention? How we can prevent these severely जो accidents होते हैं पाकिस्तान में, आग लग जाती है, बच्चे जल जाते हैं, तो उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, या जब वो लग जाए तो कोई एक ऐसी बात आप बताओ जो आप अपने पेशेंट्स को बताते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 पेशेंट्स आए थे जो रेस्टोरेंट में समोसे तल रहे थे एंड दे फेल ऑन द कढ़ाई. तो कोई ऐसा प्रिवेंशन टिप आप दो जो कि आप अपने पेशेंट्स को देते हो, जो पाकिस्तान में आम आवाम के लिए बेनिफिट हो. That's a good question. I think the biggest thing is anytime you're around fire, chemicals, or doing anything that with electricity, you just have to take extra time and be extra careful. Those are the things that make big changes in people's lives, and being around big frying pans,
being around electricity and electrical wires. Just do everything, take your time, protect yourself. I think in the United States, when we have people work on wires or electrical wires, there's a lot of checking that goes on to make sure there's not electricity flowing through that wire. But they also protect themselves by using rubber insulated gloves, rubber insulated shoes. That way electricity should not flow through them as well. Little things like when you know you're going to be cooking a big meal for the family, keep the children away if you can. Try not to cook in an enclosed environment. And then I think another thing is the clothing that we wear in Pakistan tends to be very combustible. It tends to light very easily. And that's another issue. And that's a harder issue to fix. But clothing in Pakistan lights very quickly in comparison to other commonly worn clothes, just the way the way the material is. Thank you. And Thank you so much, Mali, for taking out the time from your busy schedule. We My can't pleasure. wait to have you back in Pakistan. My but pleasure. as a motherly advice, आपने सबको सलाम किया था? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ही did. Okay. अच्छा, he did. Okay. Thank you. अच्छा, क्योंकि अब मतलब इतने अच्छे लोग हमारे साथ के टाइम का पता भी नहीं चला, टाइम काफी ज्यादा हो गया, तो अब आई थिंक हम विल मूव फॉरवर्ड। तो अब हमारा जो मिशन है या जो ये मुहिम हम लेकर चले हैं, इसमें जो हमारा फोकस ग्रुप रहा है वो हमेशा से जो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि वहाँ हम बच्चों को एजुकेट करें, उनको अवेयर करें। इवन हम लोग बहुत सारे ऐसे एरियाज में गए हैं जो बच्चों को एक्सेस नहीं है इन चीज़ों की, बहुत सारे अंडर प्रिविलेज इलाके हैं जहाँ पर जाके हमने ऐसी कैंपेन्स की हैं। तो उसके लिए हमारे साथ मिस रेहाना कौसर हैं जो कोऑर्डिनेटर कंसल्टेंट हैं चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी में। तो ये हमें बताएंगी कि कैसे ये लोग भी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराते हैं जहाँ ये बच्चों को एजुकेट करते हैं कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या मतलब बच सकते हैं, ऐसे हादसात से बच सकते हैं। तो मिस रेहाना प्लीज आप इसके ऊपर हमें बताएं फर्दर। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू ज़ारा। आज के सेशन में बहुत ही यूज़फुल डिस्कशन हुई आग लगने की मुमकिना वजूहात पे, उसकी प्रिवेंशन पे, रेस्क्यू पे, फर्स्ट एड पे और उसके ट्रीटमेंट पे। तो यहाँ इसके बाद फिर रोल आता है कि जितने भी सोशल इश्यूज हैं उसमें पब्लिक लाइब्रेरीज लोगों को कैसे अवेयर कर सकती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो कम्युनिटी सेंटर्स और लाइब्रेरीज को प्ले करना है। और हम इसी सिलसिले में बाकी सोशल इश्यूज के साथ साथ फायर सेफ्टी और प्रिवेंशन पे भी सेशन करवाते हैं। हाउस ऑफ चैरिटी ने हमारे भी स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। उसका था ट्रेन द ट्रेनर्स। और हमारे डिफरेंट सिटीज़ में जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ के स्टाफ ने वो ट्रेनिंग ली। और हमारे जो मेंबर बच्चे हैं लाइब्रेरीज के उनको वो सेशन करवाया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हर लोकेशन पे महीने में एक दफ़ा कम से कम वो सेशन करवा दें जिसमें बच्चों को बताया जाता है। और मेरा ये मानना है, अभी जो मैं सारे एक्सपीरियंस से गुजरी हूँ, कि बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं। अच्छा, ना सिर्फ वो अपने तक रखते हैं, वो अपने घर जाके अपने बाकी लोगों को भी एजुकेट करते हैं। उसकी एक मिसाल मैं ये दूंगी कि एक दिन मेरे घर में मेरी अपनी बेटी मुझे कहती, मम्मा आपने पेन का हैंडल सामने को रखा हुआ है, आपको इसको पीछे को करना चाहिए। तो मुझे याद है क्योंकि इसने ट्रेनिंग ली हुई है और उसका मुझे नजर आया, वो बड़ी खुशी हुई कि बच्चे चीजों को सीखते हैं, उनको याद रखते हैं। और इसी तरह से एक दिन मेरा बेटा, उसको हल्का से कहीं से कोई गरम लगा तो वो उसने फटाफट टैप ओपन कर ली और कहता, हाँ अब मुझे अपने हाथ को 20 मिनट वाटर के नीचे रखना होगा। तो ये वो
फर्क है जो फिर हमें नजर आता है इन सारी ट्रेनिंग्स के बाद। ये चीजें तो मैं अपने घर में ऑब्जर्व कर रही हूँ। डेफिनेटली बाकी बच्चे भी इसी तरह से अपने घरों में जाके वो अपने घर वालों को भी बताते हैं, और उन्हें पता है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो उन्होंने कैसे, पहली बात तो ये कि अपने आप को दूर कैसे रखना है इन चीजों से। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात करूंगी कि फायर सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स बहुत जरूरी हैं, घरों में भी और ऑर्गेनाइजेशंस में भी। अब आज की ही मैं मिसाल देती हूँ। हमारी लाइब्रेरी में लाइट की फ्लक्चुएशन की वजह से यूपीएस को आग लगी। अच्छा, क्योंकि हमारी टीम ट्रेन थी, और यहाँ मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी रेस्क्यू 1122 की टीम को कि जितनी ये एफर्ट कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए और ट्रेनिंग्स देते हैं डिफरेंट अदारों को और डिफरेंट जगहों पे। तो हमारी टीम इतनी ट्रेंड है कि उन्होंने फौरन सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ उसको बढ़ने से पहले ही उस पर काबू पा लिया, आग बुझा दी, तो कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो बहरकैफ लाइब्रेरीज का ये रोल है कि वो अपने इसी तरह से सोशल अवेयरनेस पे सेशंस करती रहें। अभी जो हमारे चलते हैं, थैंक्स टू मैडम हशमत, के इजाज टी पार्टी की जो बुक है वो बहुत ही जबरदस्त बुक है बच्चों को अवेयर करने के लिए कि आपने कैसे बर्न से दूर रहना है और उसकी क्या प्रिवेंशन है, और उस पे सेशंस होते हैं और बच्चे खेल ही खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। जी ज़ारा। जैसे मिस रेहाना ने बताया इज़ा की चाय पार्टी के बारे में, तो हम ये बताएंगे कि हम इंशाल्लाह सीरीज ऑफ बुक्स ला रहे हैं इस डिफरेंट जो हमारी ये जैसा इलेक्ट्रिक बर्न्स हो जाते हैं, इन चीजों को केटर करने के लिए, बच्चों को खेल ही खेल में ये सब सिखाने के लिए। लेकिन इसके ना सबसे That would be इम्पोर्टेंट है जो wonderful. मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि मीडिया का कोई बंदा अगर उस तक ये वीडियो पहुंच रही है, या कोई एजुकेशनिस्ट है, या कोई भी एज अ कम्युनिटी अगर हम साथ मिलकर, और कोई गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये वीडियो इंसान तक भी पहुंचती है, तो हमने एज ए कम्युनिटी मिलकर इस चीज को जो है आगे लेकर जाना है। मटेरियल हम बना रहे हैं, जहां तक लेकर जा सकते हैं हम लेकर भी जा रहे हैं, लेकिन हमें सबकी जरूरत है कि वो हमारे साथ जुड़ें और इस चीज को आगे लेकर चलें। अब मैं चाहूंगी ज़ारा कि मिस हर्षित मेहंदी आगे इसको, इस सेशन को रैप अप भी करें और हमें बताएं कि वो क्या कहना चाहेंगी, एक पूरी समरी अगर दे सकें कि क्यों हमने ये सेशन किया, या क्यों हम ये मुहिम जो है उन्होंने शुरू की, इलाज के साथ साथ प्रिवेंशन की मुहिम क्यों शुरू की। तो आई वुड वांट कि वो अब इसको कंटिन्यू करें। थैंक मुहिम जो है वो शुरू करना इसलिए ज़रूरी है और था कि ये जैसे कि वकास साहब ने भी कहा और डॉक्टर सानिया ने भी कि ये जो भी बर्न्स होते हैं ये प्रिवेंटेबल है। अब इन जिनके घर में ये फ्रिज में आग लगी और 10 जाने जाया हो गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और औरतें थी, ये हादसा रोका जा सकता था। और उसके बाद ये कि जब ये हादसा हुआ तो जानों को बचाया जा सकता था अगर वो दरवाजा खुला होता और वो लोग वहां से एग्जिट करते, स्टॉप ड्रॉप रोल करके पहले अपने कपड़ों में जो अगर आग लग गई है उसे बुझाते। दूसरी बात, जैसे वकास साहब ने बताया कि आप नीचे की तरफ हो जाएं, यानी आप क्रॉल करें एंड क्रॉल कर कर आप एग्जिट करें। तो ये सारी नॉलेज जो है ये हमने अपनी आवाम तक पहुंचानी है। और आवाम तक हम ये कैसे पहुंचा सकते हैं? थ्रू एजुकेशनिस्ट, जैसे कि रियाना कौसर साहबा ने बात की। अब जैसे ये चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी काम कर रही है, इस तरह की लाइब्रेरी जो है वो हर इलाके, हर मोहल्ले में होनी चाहिए। इनकी जो है मोबाइल लाइब्रेरी भी है, तो मोबाइल लाइब्रेरी जब इलाकों में जाए तो कोलैबोरेट करके रेस्क्यू टीम भी आपके साथ जाए और वो जाके वहां पे बताए और बच्चों को इनकरेज करें, बड़ों को इनकरेज हमें करना चाहिए कि ये बात जो है ना, वो जैसे गॉसिप करते हैं ना, और गॉसिप जो है जंगल की आग की तरह फैलती है, तो इस बात को भी जंगल की आग की तरह फैलना चाहिए कि आग जलने से आग जानलेवा है और आप आग को रोक सकते हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कोलैबोरेट करें रेस्क्यू टीम के साथ, मीडिया के साथ। मीडिया जो है वो इंतज़ार कर रही होती है, चाहे वो अमेरिका का मीडिया हो या पाकिस्तान का हो या किसी भी मुल्क का हो, सनसनीखेज खबर को उजागर करती है। तो वो सनसनीखेज खबर का क्यों इंतजार करती है, बुराइयां डिस्कस करने का क्यों वेट करती है, वो क्यों नहीं हिफाजती तदाबीर अगर वो हफ्ते में एक दिन रेस्क्यू टीम को दे दें, एजुकेशनिस्ट को दे दें, हम लोगों को दे दें कि हम सिर्फ हिफाजती तदाबीर डिस्कस करें। पीटीवी जो है वो सारे पाकिस्तान में देखा जाता है। मैंने खुद ट्रैवल किया है इंटीरियर से, जहाँ मैंने देखा है छोटे छोटे चाय खाने बने होते हैं और उस पर एक मुन्ना सा टीवी रखा होता है और सब लोग बैठ के देख रहे होते हैं। तो ये मैसेज इलाकाई जबान में हर घर में पहुंचना चाहिए और इसके लिए हमें कोलैबोरेशन की जरूरत है। आपका क्या ख्याल है वकास साहब? बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है। जब तक पूरे हम मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी है कि जो मीडिया जो है इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हर इलाके में ख़ासतौर पे जो बैकग्राउंड एरियाज हैं वहाँ पर इंटरनेट या सोशल मीडिया इतना अवेयर नहीं है। तो पीटीवी बहुत अच्छा सोर्स है, अगर उसके ज़रिए अगर हम एक कैंपेन चलाएं, बेशक एक 15-20 मिनट का ही एक प्रोग्राम इस तरह का हो जाए जिसके अंदर ये चीज़ें बताई जाएंगे, किस तरह हम फर्स्ट एड कर सकते हैं, किस तरीके से हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को मेजर कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो इन चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं। तो श्योरली ये पॉसिबल है कि हम हादसा को रोक सकते हैं, और हादसा अगर होते ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम बच सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम मेजर करें, WHO की एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई थी, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमम बात कर रहा हूँ 3% जो है 3% हमारी जो इकोनॉमिक रेशियो में से लॉस कर जाती है रोड ट्रैफिक प्लस फायर। तो उसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा ना भी बात करें तो 9 अरब डॉलर के करीब जो है वो हम हर साल जो है सिर्फ इसी बेस पे लॉस कर जाते हैं कि जी हमने इनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं की हुई। अगर हम ये कर लें तो ये भी हमारे मुल्क की जो है मैशियत को भी कंट्रोल कर सकती है, और सबसे बढ़ के जो है हमारे लिए कि जो जाने जो हमारी बच सकती है, हमारे अपने जो सेफ रह सकते हैं इन चीज़ों से। अब डॉक्टर सानिया, जैसे आप बताइए कि हमारे पास कितनी व्हील स्पोक इंजरीज आती हैं? दैट्स क्वाइट कॉमन, बहुत कॉमन है, और तकरीबन एक महीने में हमारे पास 8 दफ़ा व्हील स्पोक इंजरी। डेफिनेटली इट्स अ प्राइवेट सेटअप, इट्स नॉट लाइक अ गवर्नमेंट सेटअप जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, बट वहाँ पर अगर 8 से 10 केसेस आ जाते हैं व्हील स्पोक इंजरी के, डिफरेंट ग्रेड्स हैं, तो गवर्नमेंट में तो ये लेवल जो है ये 3 गुना उसका ज्यादा है। दैट्स वेरी कॉमन। जनरली सबको पता है कि मोटर बाइक इट्स vehicle that is to be used only by 2 persons, but generally what happens, ये जो हमारे छोटे एरियाज या टाउन्स हैं जहाँ पर लोगों के पास और कोई कन्वेंस नहीं होती, वहाँ पूरी फैमिली एक बाइक पर बैठी होती है या साइकिल पर बैठी होती है, एंड व्हाट दे डू, वो एक स्पीड के अंदर सारे बच्चे, द फैमिली होल इज सिटिंग ओवर इट, तो जो एक बच्चे का पैर जो एंड में है वो व्हील के अंदर आ जाता है चलती बाइक में। इट्स सच अ प्रेशर, उसकी फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशंस इस कदर ज्यादा है व्हील की चलती बाइक में कि वो कंट्रोल में नहीं आता, और पैर ट्विस्ट भी होता है, अवल्स भी होता है, और साइमल्टेनियसली क्रश भी हो जाता है। इतनी लेवल्स की इंजरी एक छोटे से पाँव पे आ जाती है, और पाँव वो पार्ट है बॉडी का जिसने वेट बेयरिंग करनी है, एंड इवेंचुअली पेशेंट इज बेड रिडन फॉर नेक्स्ट लाइक आई गेस 6 to 12 weeks टाइम। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंजरीज देयर, फ्रैक्चर हुआ या नहीं हुआ। अगर फ्रैक्चर हो गया तो फिर वो 3 months पे जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो कम से कम 4 weeks to 6 weeks पे जाएगा, टिल द टाइम पेशेंट इज प्रॉपरली हील्ड। और उसमें भी वेरिंग डिग्रीज हैं, बहुत कम ऐसे होता है कि बिल्कुल माइनर इंजरी के साथ वो प्रेजेंट करे, एट टाइम्स वो बहुत मेजर इंजरी के साथ प्रेजेंट करता है, टेंडन कटा हुआ होता है, पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने में हमें
3 months लग जाते हैं कि वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो। तो ये चीजें अगर लोगों को पता हो कि एक प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए इस तरह से किया जाए कि व्हील स्पोक इंजरी का लोगों को बताया जाए विद पिक्चर्स, जो कि हम जनरल ट्रैफिक में आपको एक ही दफा आप सड़क पे निकलेंगे आपको बेहिसाब तस्वीरें मिलेंगी कि जिसमें देयर कैन बी अ सिनेरियो कि इस बच्चे को व्हील स्पोक इंजरी हो सकती है, क्योंकि जो ड्राइव कर रहा है वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि किसका पांव पहिए में आने वाला है या नहीं आने वाला। तो उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, आप बाइक पे बिठा कर नहीं ले सकते। सिर्फ एक ही प्रिकॉशन है कि आप बच्चों को या 2 से ज्यादा अफराद बाइक पे इस तरह ना बैठें कि पहिए में पांव आ जाए और उसके बाद इतनी लंबी इंजरी हो कि बच्चा खुद से अपने काम भी ना कर सके, उठ के चल ना सके, वॉशरूम ना जा सके, वो डिपेंडेंट हो जाए घर के बाकी सब लोगों पे, और फिर बाकी सब लोगों की भी जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं वो एक बच्चे को लुक आफ्टर करने के चक्कर में वो सब की सब भी अफेक्ट हो। तो ये अवेयरनेस और एजुकेशन अवाम में होनी चाहिए। जी, और वो बच्चा बाज दफा इतना वुंड इन्फेक्टेड हो जाता है कि इम्प्यूटेशन करनी पड़ती है। तो ये जो सारे मैसेजेस हैं, ये रिहाना कौसर साहिबा जो हैं उनकी लाइब्रेरी, जो जैसे ये लोग ट्रैवल करते हैं छोटी छोटी गलियों में, तो अगर हम सब लोग कोलैबोरेट करके ये मैसेजेस लेकर आगे बढ़ें तो इससे एक ही फायदा होगा कि हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हमारे बच्चे सेहतमंद रहेंगे और हादसात से महफूज रहेंगे। एग्जैक्टली ये हमें सारे बेस लेवल पर खुद से एफर्ट्स करनी है, बच्चों को एजुकेट करके और इस तरह छोटे छोटे टाउन्स में या गलियों में जाके उन्हें बता के पेशेंट्स की पिक्चर्स, वुंड्स, उनका कोर्स ऑफ हीलिंग, ड्यूरेशन टाइम हीलिंग का बता के, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे जैसे मैडम ने बताया कि उनकी एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है, कि हर किस्म का सैल्वेज मैन्योवर फेल हो जाता है, इस कदर क्रश का एलिमेंट होता है। तो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिसेबिलिटी से बेहतर एहतियात है। ये मैसेज बहुत जरूरी है, चाहे वो व्हील स्पोक इंजरी हो, चाहे वो बर्न्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजरी हो, या कोई भी किसी किस्म की और इंजरी। जैसे अक्सर औकात रूटीन में बच्चों को घर में नाइफ इंजरीज हो जाती हैं। ये सारी चीजें हमें इसके लिए बेस लेवल एजुकेशन स्कूल्स लेवल पर उनको अवेयर करना, एजुकेट करना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं वो बोलते हैं, उसको हर एक के सामने बोलते हैं, और बाजुकात जो अनफॉर्चुनेटली घरों में बड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको इन चीज की अवेयरनेस नहीं है, बच्चे उनके सामने भी इस बात को रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इट कैन ब्रिंग अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम दीज डिजास्टर्स, इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमें ना थोड़े से लाइफ के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर हम वो ले लें तो शुड आई गो अहेड विद द क्वेश्चंस? यस। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि घर पर किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए? ये अगर आप बता सकें विकास साहब। जी, नॉर्मली जो है ना वो हम डीसीबी रखते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर होता है। ये ऑलमोस्ट 5 टाइप ऑफ फायर्स के लिए हम इजीली यूज कर सकते हैं, और हर जगह पे इजीली अवेलेबल भी है, और ज्यादा जो है इसकी कॉस्ट भी नहीं है, चीपर है ये। और चिकनाई की आग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कढ़ाई में आग लगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये डीसीबी जो है ना हमारा एक नॉर्मल डीसीबी जो हमारा नॉर्मली हर फायर में यूज हो जाता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये कि अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फायर में से हम यूज करते हैं तो ऐसे करते हैं, अगर इनिशियल स्टेज है तो इलेक्ट्रिक फायर में हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू सेट अ रेफ्रिजरेटर इफ वी हैव वेरी लेस रूम एट होम? जैसा आपने कहा कि किचन में नहीं रखना चाहिए, तो वो पूछ रहे हैं कि बेस्ट जगह कौन सी है जहाँ रखना चाहिए? बरामदे में या किसी लाउंज में जहाँ पर खिड़की मौजूद है, खिड़की के करीब उसको रखना चाहिए, ताकि कोई भी जो भी इस तरह की डेंजरस गैसेस जो कि उससे रिलीज हो रही हैं, वो सारी की सारी आराम से वेंटिलेट हो जाए, बाहर को निकल जाए, और घर के अंदर उनकी एक्यूमुलेशन एट मिनिमम हो। और किसी विंडो के करीब रखने से या बरामदे में रखने से
जो उस स्पेस का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल पे रहेगा, वो भी अबव नॉर्मल नहीं जाएगा, एंड डेफिनेटली फिर इंसिडेंसेस ऑफ सच इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे। बाकी यासिर साहब इससे बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर सानिया, आपने बड़ा ब्रीफली इसको डिस्क्राइब किया। एयर वेंटिलेशन वहाँ पे होनी चाहिए प्रॉपर। वकास, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी ऐसे ही है, वेंटिलेटेड एरिया जो होता है ना वहाँ पे यूज से रखें। जितनी भी आपकी इस तरह के अप्लायंसेस है, वेंटिलेटेड एरिया जो है वो वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि उसको वहाँ पे रख के यूटिलाइज किया जाए। और मैं अच्छा, भी एक नेक्स्ट चीज क्वेश्चन। ऐड करना चाहूंगी ज़ारा, वो ये जी कि जी। जो उसका इलेक्ट्रिक सॉकेट होता है जिसमें आप प्लग लगाते हैं, तो वो आप एक्सटेंशन के थ्रू ना लगाएं। क्या ख्याल है आपका वकास साहब? एक्सटेंशन कॉर्ड लगाकर उस पर अगर फ्रिज का प्लग लगाया जाए या डायरेक्ट दीवार पे लगाया जाए? नहीं, इसे डायरेक्ट लगाया जाए वो ही बेस्ट है, और इसके लिए जो सेपरेट एक सॉकेट जो इंडिकेट की जाए, जैसे कि हम एसीज के लिए करते हैं। तो जितने भी हमारे जो हाई क्वालिटी जिसमें बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है, उनके लिए हमारे जो स्पेसिफिक जो है हमने जो सॉकेट्स तैयार की होती है उसमें यूज़ करें। प्लस इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि जितने हमारी इस तरह की अप्लायंसेस के लिए हम जो सॉकेट्स बनाते हैं ना, उसमें वायर जो है वो लाजमी अच्छा यूज़ करें। यानी कि नॉर्मल छोटा वायर ना यूज़ करें, जैसे जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी या ये समझ लें जो बल्ब वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो ना चलने वाला हो। अच्छी जो वायर उसमें यूज़ कर ले ताकि वो उसमें ओवर हीटिंग ना हो। ओवर हीटिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द साइंस यू लुक आउट फॉर व्हेन बाइंग अ यूज्ड रेफ्रिजरेटर टू नो इफ इट इज नॉट इन गुड वर्किंग कंडीशन और हैज गैस लीकेज इश्यूज? रिपीट कर दूं क्वेश्चन? जी क्वेश्चन बिल्कुल। रिपीट कर दूं या ठीक है? जी बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली ये वो पूछ रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर लेने से पहले क्या हमें देखना चाहिए कि उसकी कैसी कंडीशन हो और उसके अंदर गुड वर्क। हाँ, यही पूछा हुआ है कि हमें क्या गैस देखने लीक चाहिए हो। अगर हम यूज रेफ्रिजरेटर बेसिकली वो खरीद रहे हैं। रिपेयर ना हो, उसका गैस सेक्शन और उसके कंप्रेसर में कोई रिपेयर जॉब पहले से गैस परफॉर्म ना सेक्शन हुई हो। एंड कंप्रेसर। ठीक। अच्छा, व्हाट आर द साइंस? अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द होम व्हाट आर द साइंस टू लुक आउट फॉर टू नो दैट माय रेफ्रिजरेटर गैस इज लीकिंग? मतलब ये कैसे पता चलेगा कि गैस लीक कर रही है? जैसा एज ए लेमैन हमें नहीं पता होता, उसमें तो ये आपकी जो यासिर साहब अगर कूलिंग आप हाईलाइट। एफिशिएंसी है ना, जी, उसमें कूलिंग एफिशिएंसी आपकी सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। अगर गैस लीकेज है, जिस पॉइंट पे आपने सेट किया हुआ है उससे कम कूलिंग हो रही होगी, और उसकी मेजर इंडिकेशन ये है कि उसमें पड़ा हुआ खाना या जो भी आप आटा वगैरह इस तरह से रखते हैं वो खराब हो रहा होगा जल्दी। अभी तो यही क्वेश्चन है, तो और कुछ इसके बारे में कहना चाहेगा, वरना हम फिर रैप अप करते हैं। सबका काफी टाइम ले लिया हमने, लेकिन आई एम श्योर इससे बहुत लर्निंग लोगों को मिलेगी। ये सेशन जितने लोगों तक हम सब फॉरवर्ड कर सकें और जो लोग देख रहे हैं वो उसको फॉरवर्ड कर सकें अपने सर्कल में, तो बेस्ट होगा। ये सबसे और अच्छी चीज होगी आप इंशाल्लाह जितना शेयर नेक्स्ट करेंगे। सेशन जो है वो हम लोग इवैक्यूएशन प्लान पे करेंगे। जैसे कि वकास साहब ने कहा कि इवैक्यूएशन प्लान जो है वो हर किसी को डिस्कस करना चाहिए, घर में होना चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि आप जब इस तरह की गैसेस और आग का धुआं का फैले तो आप क्रॉल करके नीचे से एग्जिट करें। तो डॉक्टर सानिया ने कहा कि वो जो गैस होती है वो इतनी डैमेज कर देती है ब्रेन को कि बंदा जो है वो बेहोश होके गिर सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करेंगे, और फिर रिहाना कौसर के साथ मिलकर हम लाइब्रेरीज में भी जाकर डिफरेंट इलाकों पर यही चीजें डिस्कस जी करेंगे जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। और
जितना ये यूजफुल सेशन है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, और बिल्कुल हम भी अपने लाइब्रेरी के पेज को शेयर करते हैं ताकि सब लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच जाए। जी बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। मैं सब आई एम रियली थैंकफुल कि सब पेशेंटली इतना सबने जो हमने भी सवाल किया है, और मेरी खुद इतनी सारी मतलब चीजें जो क्लियर हुई हैं, तो आई एम श्योर लोगों को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू गेव अस योर टाइम। और प्लीज ये कंटिन्यूड रखें, इसको कंटिन्यूड रखें, हमारे साथ लेकर चलते रहें। और मैं और भी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी मीडिया रिलेटेड है या कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई भी इंसान हमारे साथ, या कोई अपना कोई विक्टिम है जो अपनी एक्सपीरियंस हमें बताना चाहता है कि उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो गुजरा और उसने क्या सीखा, या वो किस तरह अपनी स्टोरी अगर आके हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी जरूर आई वुड रिक्वेस्ट कि वो लोग भी आए। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि रेस्क्यू ग्रुप जो है माशाल्लाह से इतना बेहतरीन काम कर रहा है। और मैं पढ़ रही थी कि मुल्तान में औरतें भी, लड़कियां, यंग गर्ल्स भी इसमें शामिल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पूरे पंजाब के अंदर जो है हमारी फीमेल्स साथ जो है वो रेस्क्यूअर्स भी मौजूद है, जो एज ए मेडिकल टेक्नीशियन भी चल रही हैं और फायर फाइटर भी, फायर फाइटिंग के तौर पे भी चल रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जी हमारा जो है मुल्क इस लिहाज से जो अवेयरनेस आ रही है कि जो हमारे साथ इस चीज़ में साथ दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम लाइव आई थिंक एंड करते हैं, और ये अब सीरीज जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंटिन्यूड रहेंगी और सबको फायदा होता रहेगा इससे। थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी वंस अगेन। मच। Thank you so अस्सलाम much to you. वालेकुम। Walaikum salam. जी Thank थैंक you यू। all. अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। Allah. अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। बहुत अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल आप